विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो पद्य भाग है उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले हमने कुछ एक पाठ, कुछ एक रचनाएं गद्य भाग की देखी थी। अब हम पद्य भाग को देखेंगे। तो पद्य भाग को देखने से पहले हम थोड़ा सा उसका इतिहास देखने की कोशिश करेंगे। तो हम हिंदी की दृष्टि से इसको देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, जो गद्य भाग है वो आधुनिक युग की देन है, आधुनिक काल की देन है। लेकिन जो पहले चल रहा था, पहले यदि हम हिंदी का इतिहास देखते हैं, हिंदी का एक तरह से जन्म देखते हैं, हिंदी कब से है, तो हम उनको पद्य भाग में ही पाते हैं। यानी कि गद्य तो अभी का है, पद्य भाग पहले का पद्य भाग में हिंदी, या उसको दूसरे रूप में खड़ी बोली अपन कह सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास को जो इतिहासकार है उन्होंने चार भागों में मुख्यतः बांटा है। पहला है आदिकाल, जो 1050 से 1375 ईस्वी तक इसका काल देता है। दूसरा है भक्ति काल, तो 1375 से 1700 ईस्वी तक रहता है। और इसके बाद में इसके उपरांत जो काल आता है वो है रीति काल, जो 1700-1900 तक रहता है। और उसके बाद में जो फिर हम आज की बात कर रहे हैं वो 1900 से, यानी कि आधुनिक काल 1900 के दौर में शुरू होता है। देखिए, जब शुरुआत का जो काल यानी कि आदि काल था, इसमें जो एक तरह से जो रचनाएं रची गई है, पद्य भाग में जो रचनाएं रची वो शौर्य पर, पराक्रम पर रची गई है। और जो राज दरबार में जो कवि रहते थे वो कवि भी रहते थे, साथ साथ वो खुद भी एक तरह से बहादुर होते थे। अपने जो आश्रय दाता थे यानी कि राजा महाराजा होते थे, उनके साथ साथ में वो भी लड़ाई के युद्ध में जाते थे और एक तरह से उन राजाओं के बिल्कुल नजदीक रहते थे। तो उनमें खुद में भी वो बल था। इस कारण से उस वक्त एक तरह से जो रचनाएं रची गई है उनको बहुत निकट से देखने पर, यानी कि जो रचनाकार थे वो राजाओं को जिनके आश्रय में रहते थे उनके अपन निकट से देखकर वो रचनाएं रखते थे। उस वक्त की जो मुख्यतः जो रचनाएं हैं वो एक तरह से जैसे कुमार रासो है, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, ये एक तरह से मुख्यतः जो रचनाएं हैं। और उन रचनाओं में आप देखिए शौर्य की गाथाएं गाई जाती है। इसी प्रकार से उसी काल में जब हम देखते हैं तो कुछ एक रचनाएं प्रेम और सौंदर्य की भी वहां पर मिलती है। आप देखिए, पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे वो चंद्रवरदाई थे, यानी पृथ्वीराज के राज दरबार में वो खुद वो एक राजकवि थे। और पृथ्वीराज के साथ साथ में भी उन्होंने युद्ध किए हैं, उनको निकट से देखा है। मोहम्मद गौरी के साथ में जब युद्ध होता है पृथ्वीराज का, तो स्वयं वहां पर भी ये एक तरह से उपस्थित रहते हैं। और कई जगह पर ऐसे दिखाया जाता है कि वो स्वयं एक तरह से बराबर उनको बल देते रहते हैं, पृथ्वीराज को बल देते रहते हैं। इसी काल में कई और भी रचनाकार रहे हैं, जैसे अब्दुल रहमान, नरपति नाल है, चंद्र बदाई, जगनी, गणपति विजय आदि भी इसी आदि काल की ही देन है। उसके बाद में आता है भक्ति काल। भक्ति काल जैसा कि आपके सामने ये शामपट पर है, 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 तक, यानी कि लगभग 2.25 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। और उस वक्त क्या रहता है, उस वक्त का जो काल था वो धर्म में अंधे हो गए थे लोग, धर्म की अस्पृश्यता बढ़ गई थी और लोग बाग एक तरह से इतने अंधविश्वास में डूब गए थे कि हर जगह पर एक तरह से जो सामने दिखाई दे रहा है उसको सच नहीं मानते थे, और जो दूर मतलब बहुत दूर थी उसको सच मानते थे और उसी जगत में लगे रहते थे। लोग बाग एक तरह से कुंठा में चले गए थे, रूढ़ियों में चले गए थे। और एक तरह से उस वक्त लोगों में जो
सांसारिक जीवन में जी रहे हैं उससे विमुखता पैदा हो गई, और जो नहीं है उसके बारे में वो सोचने लग गए। उस वक्त का, कब का? भक्ति काल। भक्ति काल में कई ऐसे, उस वक्त जब इस प्रकार से बात होने लगी, अंधविश्वास बढ़ने लगे, रूढ़िवाद का बोलबाला होने लग गया, तब पूछे भक्ति काल में किस प्रकार से भक्ति काल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कि उसी वक्त कुछ एक ऐसे भक्त लोग हुए जिन्होंने समाज में, संसार में उपदेश देने का काम शुरू कर दिया। उपदेश देने का काम शुरू कर दिया, संसार को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। जो लोगों में विमुखता पैदा हो गई थी, वो वापस लोगों में विश्वास पैदा करने लगे। तो सामने है उसको सच मानने के लिए वकालत करने लगे कौन? भक्ति काल के कुछ एक कवि। उसी वक्त रामानंद, जो रामानंदाचार्य के शिष्य थे, रामानंद ने भक्ति लीला, और रामानंद ने ही कई ऊंच नीच के जो भेदभाव थे उनको मिटाने के लिए कई रचनाओं का उन्होंने भी कई रचनाओं की रचना की। और इसी वक्त यानी भक्ति काल में दो शाखाएं थी, दो एक तरह धारा चलने लग गई थी। एक थी निर्गुण धारा, निर्गुण भक्ति, और दूसरा था सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के जो मानने वाले थे, या निर्गुण भक्ति के जो रचनाकार थे, उनमें मुख्यतः कबीर का नाम आता है। कबीर जिनके एक तरह से अनुयायी रहते, प्रथम एक तरह से कहते हैं कि निर्गुण भक्ति यानी संसार में कोई भगवान जन्म लेता है, भगवान अजन्मा है, और हम जो ये कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके घोर विरोधी कबीर थे। कबीर भगवान को अपने अंदर जागने की कोशिश करते हैं, अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी भक्ति काल में कबीर के ही शिष्य कई और बने हैं। कबीर के बाद में जो कबीर की परंपरा चली, उनमें और जैसे देदास है, मनुकदास है, धर्मदास है, गुरु नानक है, दादू दयाल है, ये इस निर्गुण भक्ति के ही एक तरह से अनुयायी थे। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। इन्होंने ये माना है कि पुरानी जो रूढ़ियां है वो बेकार है, उनको त्यागना चाहिए। झूठे आडंबर करना, लोग दिखावा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुप्रथाएं हैं, इनका अंत होना चाहिए। ये तिलक थापा लगाना ये बेकार है। और उन्होंने ये जैसे व्रत रखना, रोजा रखना, इनके भी घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा के भी घोर विरोधी थे। मस्जिद में जो नमाज अदा करते हैं, इनका भी वो निंदा करते थे, इन क्रियाओं की निंदा करते थे, और वो कहते थे कि इन सभी क्रियाओं का बहिष्कार हमें करना चाहिए। दूसरी तरफ सगुण भक्ति के, जिसमें उसी वक्त तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, जो प्रमुख रूप से सामने आते हैं। इनके अलावा कई इनके जैसे विठलदास जी है, आबादास जी है, ये भी इनकी परंपरा में आते हैं। आगे चल के ये दो धाराओं में जरूर बढ़ जाते हैं। एक है राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। राम भक्ति एक तरह से तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी रचनाओं में इस प्रकार से स्थापित किया है कि उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। आदर्श रूप में उनको राम को दिखाया तुलसी की रचनाओं में। दूसरी तरफ सूरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो कृष्ण है। तुलसीदास जी राम को ब्रह्म मानते हैं, सूरदास जी कृष्ण को मानते हैं। लेकिन जो निर्गुण वाले हैं वो कहते हैं ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो जन्म नहीं लिया है, अजन्मा है, और उसको अंदर ही हम उसको ढूंढ सकते हैं, बाहर नहीं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। एक तरह से उस वक्त जब अंधविश्वासों का दौर था, घोर निराशा थी, उसी वक्त भक्ति काल का आविर्भाव होता है। और इन उस वक्त बहुत अच्छे, बहुत विद्वान कवि है, इस धरती पर, भारत माता की धरती पर पैदा होते हैं।
जगाते कुंटाओं से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा अध्ययन करना चाहेंगे रीतिकाल। रीतिकाल जो कि 1700 से 1900 ईस्वी तक रहता है और उस वक्त जो रीति ग्रंथ यानी कि जो नियम कायदे उन पर एक तरह से ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, जो उपमाएं हैं, जो एक तरह से अलंकरण है, उनके हिसाब से ही ग्रंथ लिखे गए हैं। उस वक्त श्रृंगार का बोलबाला था, उस वक्त अलंकारों में रचनाओं को सजाया गया था और उन्होंने यानी रीतिकाल में अपने जो आज उस वक्त भी राजा महाराजा थे अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार ही रचनाओं को कलमबद्ध किया है, यानी कि अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए वो प्रसन्न रहे और प्रसन्न रह के वो उनको गृह स्वरूप और भी बहुत अच्छा धन दे सके, उन पर आशीर्वाद बरसा सके। इस प्रकार से रीतिकाल की जो कवि थे उन्होंने रचनाएं शुरू की। रीतिकाल में जो मुख्य थे जो कवि थे उनमें भूषण, देव, पद्माकर, घनानंद इत्यादि कवि रहे हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में जो 12 मास होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। नायिका का बहुत सुंदर से चित्रण किया है, नख से लेकर शिखर तक उनका किस प्रकार से श्रृंगार किया जाता है उनका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया है। 6 जो ऋतु होती है उनका भी एक तरह से मानवीकरण करके चित्रण किया है। इस प्रकार से एक तरह से परंपरा में बद्ध होकर इन्होंने रचनाओं की जो भी रचना की है वो परंपरा में बद्ध होकर नियम कार्यों से इन्होंने रचनाओं का निर्माण किया है, अपनी रचनाएं जनता के सामने रखी है या यूं कहे कि अपने आश्रयदाताओं के सामने रखी है, जो कि कालांतर में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में जो काल आता है यानी अंग्रेजों का आगमन हो जाता है और अंग्रेजों का आगमन भी उनका एक तरह से साम्राज्य स्थापित होता है, वो अपनी संस्कृति लेके आते हैं। उस संस्कृति में हमारे जो भारतीय लोग हैं प्रभावित होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ परोक्ष रूप से, कुछ भारतीय जनता तो अंग्रेजों को बहुत अच्छा मानती है, उनकी संस्कृति को अच्छा मानते हैं, उनके खुलेपन को अच्छा मानते हैं और कुछ हमारे ऐसे भी है कि ये समाज, ये भारतीय देश इस काबिल नहीं है कि अंग्रेजी की जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, पश्चिमी जो संस्कृति है, उसको ऐसे कैसे अपनाया जाए। लेकिन उस वक्त भी जो साहित्य निर्माण किया है वो दोनों तरफ से हुआ है, यानी पाश्चात्य से प्रभावित होकर भी और पाश्चात्य से बचाव करने के लिए भी एक तरह से उस वक्त रचनाओं का निर्माण किया गया है, रचनाओं का सृजन किया गया है। उस वक्त देखिए मैंने पहले आपको बताया था सारे सजे पद्य हैं, इन सारे सजे पद्य हैं, लेकिन आधुनिक काल में ही सबसे पहले गद्य आया, सबसे पहले आधुनिक काल में गद्य आया और उसी वक्त यानी कि 1826 में पहली बार अखबार उदंत मार्तंड जो कि कलकत्ता से निकाला गया, उदंत मार्तंड 1826 ये कलकत्ता से अखबार निकाला गया और ये इसको एक तरह से हिंदी के अखबार की उपमा दी गई है कि सबसे पहले हिंदी के अखबार एक उदंत मार्तंड है, यानी कि इतिहास में दर्ज है। उस वक्त जब मैंने पहले बताया आपको एक पश्चिमी सभ्यता से आकार था और दूसरा भारतीय सभ्यता को अपनाना चाहता था, दोनों में एक दूसरे टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। दोनों के जो एक तरह से लेखक और कवि थे उनमें भी आपस में विचारों में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। उस वक्त राजाओं का आश्रय खत्म हो जाता है और अंग्रेजों का बोलबाला हो जाता है। कुछ एक कवि थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं, भारतीय स्वाधीनता के खिलाफ लिखते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए लिखते हैं, भारतीय जनता का हो रहा शोषण उनके पक्ष में लिखते हैं, शोषण की मुक्ति के लिए लिखते हैं, अपनी अपनी रचना को अंजाम वो देते हैं। इसी वक्त
कई काल, इसको भी हम कई कालों में भी थोड़े थोड़े देखने की कोशिश करें तो कई काल आते हैं। द्विवेदी काल भी आता है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने यथार्थ जो सामने दिखाई दिया उसका चित्रण किया है, उसको द्विवेदी काल कहलाता है। उसी वक्त प्रसाद प्रेमचंद की कहानियां, मैत्री शरण की गुप्त की कहानियां, ये सब चलते जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहती है। उसी वक्त समाज सुधारक भी यानी कि नव जागरण भी इसी काल की देन है। नए नए यानी कि जो एक तरह से सुसुप्त थे, जो एक तरह से आक्रांतों से भारी आक्रांतों से सो गए थे, उनमें भी जगाने की भावना कि हम भारतीय हैं और हम आजाद होना चाहते हैं, स्वाधीन नहीं रहेंगे, इसके खिलाफ में नव जागरण जनता में आया। वो इन कविताओं के, इन लेखों के, इन रचनाओं के माध्यम से आया, जो कि आधुनिक काल की एक तरह से देन है। इसी वक्त आलोचना का भी दौर शुरू होता है, कहानियां आती है, आलोचना आती है, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं, ये सारे के सारे हैं आधुनिक काल की ही एक तरह से देन होती है। और इसी वक्त प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, छायावाद, उससे पहले छायावाद आते हैं। और छायावाद में जिस तरह से महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, उन्हें छायावाद में बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखी है। एक तरह से प्रेम पर उन्होंने कविता लिखी है, प्रकृति के आनंद, प्रकृति से लेने वाले आनंद पर उन्होंने कविता लिखी है। तो ये साथ साथ चल रहा होता है, एक के बाद एक के बाद और फिर बाद में 1960 के आसपास तो समकालीन कविताएं का दौर शुरू होता है। और समकालीन कविता में यानी कि इस प्रकार से कविता लिखी जाती है जिसको एक तरह से पहले देखा जाए तो जो कि नियमबद्ध या कानूनबद्ध, परंपराबद्ध या एक ढांचा होता है, उसमें कविता को पिरोया जाता था। लेकिन समकालीन कविता में अपने भावों को प्रमुखता दी गई है, शब्दों से ज्यादा भावों को प्रमुखता दी है, उसमें नियम कादों की शीतलता प्रदान की गई है। तो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि इसमें आधुनिक काल में जो कई लेखक हुए हैं, यशपाल है, अमृतलाल नागर है, ये सब इसी आधुनिक काल की ही देन है। और भी कई रचनाकार हैं, रागी राघव है, नंद दुलारी वाजपेयी है, नामवर सिंह है, इस प्रकार से कई लेखक हुए हैं। तो हमने मोटे तौर पर ये देखा कि इतिहास हिंदी साहित्य की दृष्टि से यदि इतिहास को देखने की हम कोशिश करते हैं तो 4 भागों में इनको मुख्यतः बांटा जाता है। और 4 भागों में इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हमने हम आपके साथ देखने की कोशिश की है। इसमें कोई जरूरी नहीं इसी प्रकार से भी मते के नहीं हो सकते हैं, कुछ भिन्नता भी हो सकती है कि इस काल में भी रचनाएं हो सकती है, इस काल में भी हो सकती है, ये तो उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर हम इनको 4 भागों में बांटे हैं और 4 भागों में इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में थोड़ा थोड़ा जब अध्ययन करोगे वापस तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगी। और हमारे पाठ्य पुस्तक में जब हम पद्य भाग को पढ़ेंगे तो उससे पहले कुछ एक प्रश्न इससे संबंधित भी आते हैं, तो आप लोग अध्ययन कीजिएगा। तो और अपने से रचनाओं का थोड़ा थोड़ा आप मूल्यांकन कीजिएगा, समीक्षा करना, थोड़ा देखने की कोशिश करना। और ये पाठ्य पुस्तक में जब आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत आप अच्छे से इनका उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम पद्य भाग को चलाने की कोशिश करेंगे, हम पद्य भाग देखेंगे। धन्यवाद।